हे नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको क्लास 10 का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में जो प्रोज उसका पोर्शन होता है, इंग्लिश का क्लास 10 के जो इंग्लिश का जो प्रोज पोर्शन है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। कल हमने आपको इस चैप्टर की जो हिंदी समरी होती है वो हमने आपको बताई थी, और उसका इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ होता है और उसका हिंदी अनुवाद हमने आपको बताया था। तो चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड पैसेज है, वहां से हम लोग देखते हैं। तो चलिए टाइम में बात करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो आप सभी लोग अपने बुक खोल लीजिए और उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसको देखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पे कहता है नाउ मतलब अब, वर्ब, ये दोस्तों ये जो वर्ब लिखा है ये एक्चुअली में वर्ब नहीं बल्कि ये V प्लस R लिखा है। इन दोनों को मिला के शॉर्ट फॉर्म में वर्ब पढ़ा जाता है। V का अर्थ होता है हम और R का मतलब होता है ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। तो लिखा है नाउ वी आर रियली मतलब सच में, गोइंग टू मतलब जा रहे हैं, गेट मतलब पाने, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी, या यहाँ पे वाटर का मतलब वाटर का अर्थ तो पानी होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर का अर्थ वर्षा से है। वुमेन वुमेन मतलब जो लैंचो की जो बेबी होती है उसकी वाइफ, वो कहती है कि लगता है कि सच में वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमेन हु मतलब द वुमेन मतलब औरत, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही, सफर। दोस्तों जो सफर होता है, सफर इसका अर्थ होता है रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। तो वही कहा जा रहा है, स्त्री हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, औरत जो कि रात्रि का भोजन पका रही थी उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। औरत जो कि रात्रि का भोजन पका रही थी उसने जवाब दिया यस। यस मतलब हाँ। गॉड विलिंग मतलब अगर गॉड ने चाहा। जब लंचो कहता है कि लगता है बरसात होने वाली है, और सॉरी लंचो की बीवी कहती है कि हाँ ऐसा लगता है कि अब बरसात होने वाली है। फिर the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. The older boys were working. older मतलब बड़े, boys मतलब लड़के, वर्ब एक हैप्पी वर्ब आप जानते ही हैं। वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन मतलब में, द फील्ड मतलब खेत में। लैंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल मतलब जबकि, वाइल मतलब जबकि, 10 स्मॉलर वंस मतलब लैंचो का जो छोटा लड़का था वह प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस घर के नजदीक। लैंचो का जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था, और जबकि लैंचो का जो छोटा लड़का था वह घर के नजदीक में ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी जो लंचो की वाइफ होती है और उन लड़कों की जो माता होती है वह उन्हें खाने, उन सभी को खाने के लिए बुलाती है। कम फॉर डिनर, आओ सभी लोग खाना खा लो या सभी लोग भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। इट मतलब यह, वॉज हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ होता है था ड्यूरिंग। दोस्तों जो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग इसका अर्थ होता है के दौरान, के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट मतलब जब वो खाना खा रहे थे उस टाइम की बात की जा रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जब वो खाना खा ही रहे थे। दैट जस्ट मतलब जैसा कि, जस्ट एज मतलब जैसा कि, लैंचो मतलब लैंचो, हैड चुका था, प्रेडिक्टेड हैड प्रेडिक्टेड मतलब कल्पना की थी। जब वो खाना खा रहे थे उसी वक्त जैसा कि लैंचो ने कहा था
बिग मतलब बड़े, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, ऑफ मतलब के, रन मतलब वर्षा, बिगेन मतलब शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना। जब वो खाना खा रहे थे, जब लेंचो उसका पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था, उसी टाइम जैसा कि लेंचो ने कहा था कि लगता है वर्षा होने वाली है, वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से गिरनी शुरू हो जाती हैं। बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ह्यूज मतलब विशाल, जो ह्यूज होता है, ह्यूज इसका अर्थ होता है विशाल, विशाल। वही इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पर्वत या पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए। और वैसे अप्रोचिंग का अर्थ होता है प्रस्ताव लेकर जाना या फिर जाना। तो वही कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व में, क्योंकि लेंचो खाना खा रहा था, तभी वर्षा होनी शुरू हो जाती है और वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो गिरनी शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, वर्षा होनी है तो उसके लिए बादल करना जरूरी है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पहाड़, बादलों के बड़े पहाड़ को आते हुए देखा जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि बरसात के महीनों में आपने भी देखा होगा कि जब हम अपने से दूर मतलब जहां हम खड़े होते हैं और जब चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं, तो हमें दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि एक निश्चित दूरी के बाद जाके जो बादल होते हैं वो जमीन को टच करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, पर हमें ऐसा लगता है। तो बस उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े मैदानों को बादलों के बड़े पहाड़ों को आते हुए देखा जा सकता था। Huge mountains could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो कहा जा रहा है the air मतलब हवा, was मतलब थी, fresh मतलब ताजी, and मतलब और, sweet मतलब मधुर। आप लोग भी जानते हो कि जब गर्मी के दिनों के बाद जब वर्षा होती है, जब वर्षा की पहली बूंदे या जब गर्मी के बाद जब पहली बरसात होती है, तो उस बरसात की जो पानी की बूंदे जब जमीन पे गिरती हैं, तो उसके कारण जब जमीन की गीली होती है तो उसके बाद जो एक मधुर सुगंध निकलती है, बस उसी के बारे में बताया जा रहा है। लेखक कहते हैं कि जब वर्षा हो रही थी, क्योंकि लेंचो की जो भूमि है उसकी फसल पक्का तैयार होने वाली थी और उसकी जो भूमि है उसको पानी की आवश्यकता थी, भूमि प्यासी थी या भूमि को जल की जरूरत थी। तो उस समय बरसात होती है तो जो भूमि है वो सूखी होती है, तो सूखी होने के कारण जब वर्षा की बूंदों जमीन पर पड़ती है तो एक अलग सुगंध निकलती है। तो बस उसी सुगंध के बारे में बताया जा रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जब वर्षा हो रही थी तो उस टाइम जो हवा थी वह बहुत ही स्वच्छ और मधुर थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। द मैन मतलब, और द मैन मतलब आदमी, यहाँ पे आदमी का मतलब लेंचो से है। द मैन वेंट आउट मतलब बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। द मैन वेंट मतलब गया, आउट मतलब बाहर, फॉर मतलब के लिए, नो मतलब नहीं, अदर मतलब किसी अन्य, रीजन मतलब कारण से, देन मतलब की अपेक्षा, टू हैव मतलब लेने के लिए, द प्लीजर मतलब सुख, ऑफ फॉलिंग द रेन गिर रही वर्षा के बूंदों का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वो वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य से कहा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। लेंचो बाहर जाता है किसी काम से नहीं, बल्कि वो बाहर इसलिए जाता है टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग वाटर। जो वर्षा की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, वो बस उन्हें अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया था। लेंचो बिना किसी काम का बस गिर रही बरसात की बूंदों को अपने शरीर पे जो सुख मिलता है उस सुख को अनुभव करने के लिए बाहर गया था। एंड वेन और जब ही रिटर्न मतलब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य से कहा, और जब वह वापिस आया उसने आश्चर्य से कहा, दिस आरंट। और दोस्तों ये जो आरंट लिखा है,
आरंट ऐसे लिखा है, इसका फुल फॉर्म होगा R+9। इन दोनों को जोड़ा जाता है तो इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में आरंट बोला जाता है। तो ये लिखा जा रहा है दिस मतलब ये सब, आरंट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदे, जो ड्रॉप्स होता है, जो ड्रॉप्स होता है स्पेलिंग DROPS, ड्रॉप्स का अर्थ होता है बूंदे या बूंद। रेन ड्रॉप्स, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप, दिस मतलब ये सब, आरंट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदे, फॉलिंग मतलब गिर रही, फ्रॉम मतलब से, द स्काई मतलब आसमान से। लेंसो कहता है कि ये जो बरसात की बूंदे आसमान से गिर रही हैं, ये बरसात की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक किसान के लिए उसकी खेती और उसकी उपज, उसका उपज ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। तो बस उसी के बारे में बताया जा रहा है। लेंचो कहता है कि ये जो बरसात की बड़ी बूंदें गिर रही हैं, क्योंकि लेंचो की फसल के लिए बरसात की बूंदें आवश्यक होती हैं, और उस बरसात की बूंदों से जो पानी मिलेगा, उस पानी से उसकी फसल और अच्छी होगी। तो इसीलिए लेंचो कहता है ये जो बरसात की बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही, बल्कि ये नया धन गिर रहा है आसमान से, नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी वर्षा की बूंदे हैं वो 10 सेंट है, एंड और द लिटल वंस आर 5, और जो वर्षा की छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट है। मतलब जो वर्षा की बड़ी बूंदे हैं लेंचो ने उन्हें 10 सेंट, और जो वर्षा की छोटी बूंदे हैं लेंचो ने उन्हें 5 सेंट बताया है। 5 सेंट, सेंट एक प्रकार की मुद्रा है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा पैराग्राफ। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। चलिए अब इसका देखते हैं अर्थ हम लोग। विथ अ सेटिस्फाइड, विथ मतलब साथ, ए सेटिस्फाई मतलब एक संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन मतलब भाव के साथ, ही मतलब उसने रिगार्डेड। एक मिनट इसको थोड़ा साफ करते हैं। रिगार्डेड दोस्तों, जो रिगार्डेड का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ध्यान से देखना या अवलोकन करना। तो जब वर्षा हो रही होती है तो उस समय जो लेंचो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो बस इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जब वर्षा हो रही होती है तो वह उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ अपने जो खेत होता है, और खेत में उसके अनाज में जो लगे हुए फूल होते हैं, क्योंकि कोई भी पौधा हो उसमें फल लगने के पहले फूल लगता है, तो बस उसी टाइम की बात की जा रही है कि उसके फसल के जो फूल थे, उस फसल फूलों के साथ फसलों वाले खेत को देखकर वह बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है रिगार्डेड। रिगार्डेड दोस्तों, रिगार्डेड का अर्थ होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आई होप लगा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपने पके हुए फसलों को उनके फूलों के साथ। कहता है कि एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ लेंचो अपने खेत में फूलों वाली फसलों को देखता है। ड्रैप इन अ सर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप मतलब होता है ढक जाना। आपको पता होगा कि जब बरसात होती है तो जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उन पर जो बरसात की बूंदें हैं तो उसका पानी रुका रह जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है ड्रैप, DRAPED। ड्रैप का अर्थ होता है उसको ढका हुआ, तो बताया जा रहा है एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ लेंचो अपने खेत में फूलों वाली फसल को देखता है, जो कि ड्रैप इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की बूंदों से ढकी हुई थी, या उनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में वर्षा का बूंद इकट्ठा था। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि लेंचो ने एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ अपने खेतों में फूलों वाली फसलों को देखा, और वो फसलें उनपे जो वर्षा की बूंदें थी
उससे लेंचू कैसा लग रहा था जैसे वो उनपे वो पानी से ढक गई हो। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। बट मतलब लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग, सडनली मतलब अचानक, ए मतलब एक, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन क्योंकि यहाँ हवा के बारे में बात की जा रही है तो हवा मजबूत नहीं होती बल्कि हवा तेज होती है। तो ये कहा जा रहा है द स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाएं, बिगिन टू फॉल, बिगिन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई, एंड अलोंग विद, और इसके साथ, सॉरी, अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ, विथ हेलस्टोन्स, विथ रेन वेरी लार्ज, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े हेलस्टोन्स। दोस्तों जो हेलस्टोन्स होता है HAILSTONE, जो हेलस्टोन होता है इसका अर्थ होता है ओले। सॉरी, थोड़ा सा मैं लिखने में दिक्कत हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए आप लोग। जो हेलस्टोन होता है इसका अर्थ होता है ओले। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन तभी तेज हवाएं बहनी शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ, लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, ओले, बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। तभी तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स। दिस मतलब ये जो ओले पड़ रहे थे उनके बारे में बात की जा रही है। दिस रियली मतलब सच में, रिसेंबल मतलब प्रतीत होना। जो रिसेंबल होता है RESEMBLE, जो रिसेंबल होता है इसका अर्थ होता है सदृश होना, सदृश होना। तो कहा जा रहा है दिस आर रियली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। वो जो ओले पड़ रहे थे वो चांदी के नए सिक्कों के जैसा लग रहे थे। वो जो ओले पड़ रहे थे बड़े बड़े, वो चांदी के नए सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, जो लैंचो के बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, तो एक्सपोज होता है EXPOSE, एक्सपोज का अर्थ होता है तो स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र, स्वतंत्र कर देना, स्वतंत्र कर देना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब वर्षा में, एक्सपोज मतलब स्वतंत्र कर दिया। जो लैंचो के जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को वर्षा में छोड़ दिया, या वो छोड़ दिया मतलब वो बांध के तो रखे नहीं गए थे, तो इसके कहने का मतलब है वो बरसात में भीगने लगे। जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से, जो बारिश हो रही थी उसमें वो भीगने लगे। एक्सपोजिंग का होता है कि वो भीगने लगे। तो ये बात की जा रही है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। जो लैंचो के जो बच्चे थे वो बरसात में भीगने लगे। क्यों? रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन कॉर्न। फ्रोजन का अर्थ होता है बिखरा हुआ। जो फ्रोजन का अर्थ होता है FROZENPEARLS। फ्रोजन कॉर्न का अर्थ होता है बिखरे मोती, बिखरे मोती। वही फ्रोजन पर्ल्स मतलब बिखरे मोती। तो कहा जा रहा है तो जब ओले पड़ने लगते हैं तो कहा जा रहा है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। जो लैंचो के जो लड़के थे उन्होंने वो बरसात में भीगने लगे। क्यों? ये जो बिखरे मोती थे, जो ओले थे, उन्हें बिखरा हुआ मोती बताया जा रहा है यहाँ पे। वो जो ओले पड़ रहे थे उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर से भीगने लगे। जो लैंचो के जो लड़के थे, उसके जो बच्चे थे, वो इस बिखरे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगने लगे। तो ये हम लोग का था तीसरा पैराग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चौथे पैराग्राफ की तरफ। तो इसमें दिया है फ्रोजन पर्ल्स, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स मतलब यह, रियली मतलब सच में, गेटिंग बैड मतलब बुरा हो रहा है, नो
अब यह सच में बुरा हो रहा है, लेंचो कहता है। अब क्योंकि उसकी फसल पक रही होती है तो उसको बस बरसात की एक हल्की सी बौछार की जरूरत होती है, लेकिन तभी अचानक से ओले पड़ने लगते हैं। तो बस ओले पड़ने की वजह से उसकी जो फसल है लेंचो की वो बर्बाद हो सकती थी। तो इसलिए लेंचो कहता है कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है या ये जो ओले पड़ रहे हैं ये सच में बहुत बुरा हो रहा है। तो उसी के बारे में कह रहा है लेंचो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य से कहा, द मैन मतलब आदमी, और यहाँ पे आदमी का मतलब आदमी कोई और है ही नहीं, लेंचो है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। लेंचो कहता है कि अब सच में ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, इट्स पासेज जब बीत जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्र ही। लेंचो कहता है कि अब ये जो ओले पड़ रहे हैं ये बहुत बुरा हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही बीत जाए या ओले पड़ना जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेंचो से कहता है लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जो ओले पड़ रहे होते हैं वो जल्दी बंद नहीं होता है। फॉर एन आवर्स द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ऑन द होल वैली। लेंचो कहता है कि जल्दी बीत जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रैन ऑन द हाउस, 1 घंटों तक ओले की जो बरसात होती है वो होती रहती है। अब ओले की बरसात कहाँ कहाँ होती है? ऑन द हाउस, लेंचो के घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, जो लेंचो की जो पकी हुई फसलों का खेत होता है उनमें, ऑन द होल वैली, और जिस घाटी में लेंचो का घर आता है उस पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं। लेंचो ऐसा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ओले की बारिश हो रही है ये जल्दी ही बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक उसके घर पे, बगीचे में, पहाड़ी पर और पूरी घाटी में ये जो ओले हैं वो पड़ते रहते हैं। द फील्ड वॉज व्हाइट इफ कवर्डेड विथ सन, क्योंकि ओले सफेद होते हैं और 1 घंटे तक ओले पड़ते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो फसल है वो ओले से दब जाती है और उसका जो खेत है उसमें पूरा ओला चारों तरफ फैल जाता है। तो उसके बारे में बता रहा है जो द फील्ड वॉज व्हाइट, उसका जो खेत था वो सफेद हो चुका था। इस मतलब मानो कवर्डेड विथ सन, जैसे वह नमक से ढका हो। ओले पड़ने की वजह से इसका जो खेत है वह ऐसे सफेद हो जाता है जैसे कि वह नमक से ढका हो या उसके ऊपर नमक की एक चादर चढ़ाई गई हो। ओले पड़ने की वजह से उसका जो खेत है वह ढक जाता है, उसकी जो फसलें हैं वह ओलों से दब जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जो फसल है वो नमक से ढक दी गई हो। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, 1 घंटे तक ओले की बरसात होती है। उसके बाद अब 1 घंटे की जो ओले की बरसात होती है उसकी वजह से क्या प्रभाव होता है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं, रिमेन मतलब बचा, रिमेन मतलब बचा होना, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर। लेखक कहते हैं कि पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बची, पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, कॉर्न मतलब फसल, वाज मतलब थी, टोटली मतलब पूरे तरीके से, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय। जो डिस्ट्रॉय होता है इसका अर्थ होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी या बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, लेंचो की फसल की जो मतलब उसकी फसल पक रही होती है तो बीज आने से पहले उसमें फूल आते हैं, कोई भी पौधा उसमें फूल आते हैं। तो बस उसी के बारे में बताया जा रहा है कि लेंचो की फसलों की, उसकी फसल के जो फूल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, पेड़ पर एक पत्ती तक नहीं बचती। उसकी ओले पड़ने की वजह से पेड़ों पर पत्ती तक नहीं बचती। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो लेंचो की फसल थी उसके फूल झड़ चुके थे। लेंचोज मतलब लेंचो का, लेंचोज में लेंचो के बाद स्टॉपियस लगा होता है, इसका अर्थ होता है ऑफ या का के सेंस में उसका प्रयोग होता है। लेंचोज मतलब लेंचो का सॉल, जो सॉल होता है SOUL,
सोल का अर्थ होता है आत्मा या मन, आत्मा या मन, क्योंकि लेंचो के लिए उसका फसल ही सब कुछ होता है, लेकिन वो नष्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो लेंचो का जो मन होता है वह बहुत ही उदास हो जाता है। द लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो मन होता है वह उदास हो जाता है, लेंचो का मन उदास हो जाता है। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो जाता है या जब तूफान बंद हो जाता है, he stood in the middle of the field, he मतलब वह stood मतलब खड़ा हो गया, in the मतलब में, middle मतलब बीच में, of मतलब के, the field मतलब खेत के। जब तूफान बीत गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया and said to his sons, और उसने अपने उसके जो लेंचो के जो लड़के थे वो अपने लड़कों से कहता है, जब तूफान बीत गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लग ऑफ लॉक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लग ऑफ लॉक्यूट्स इसका अर्थ होता है टिड्डियों का दल। इसमें जो प्लग है, प्लग ऑफ लॉक्यूट्स, ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसका अर्थ होता है टिड्डियों का दल। दिया है PLOGUE प्लग ऑफ लॉक्यूट्स। तो यहाँ पे यस आएगा, लॉक्यूट्स कहता है द प्लग ऑफ लॉक्यूट्स, इसका अर्थ होता है टिड्डियों का दल। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, हम सुधार लेंगे इसको। टिड्डियों का दल। A plug of locusts, मतलब टिड्डियों का दल, would सकता था, have more than ज्यादा, than its इससे ज्यादा। मतलब कह रहा है लेंचो कि अगर टिड्डियों के दल का हमला भी होता तो वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ देती, क्योंकि जब ओले की बरसात होती है तो उसके जो फसलों के जो फूल होते हैं वो फूल झड़ जाते हैं। उसी लिए लेंचो कहता है अगर टिड्डी के दल का हमला भी होता है या टिड्डियों का दल भी होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो कहता है कि एक टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता है, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर मतलब इस साल, वी मतलब हम सब, विल हैव मतलब पाएंगे, नो मतलब नहीं, कॉर्न मतलब फसल। तो लेंचो कहता है क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो चुकी है, इसलिए लेंचो कहता है कि इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, हमारी फसल बर्बाद होगी। तो चलिए, ये था हम लोग का चौथा पैराग्राफ। हम लोगों ने यहाँ तक जो अर्थ है वो देख लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे का जो पैसेज है, 5वां पैसेज, वो हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और हम जो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको अपने को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और हम जो भी पढ़ाने या जो भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमियां आपको लगे कि हाँ ये सुधारना चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जो भी इसमें नई चीजें जाननी हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उस पर एक स्पेशल वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। और हमारे इस चैनल पे फ्यूचर एकेडमी पे आपको क्लास 10th और 12th की सारी कक्षाएं, सारी सब्जेक्ट्स की नोट्स क्लासेस दी जाएंगी। हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और अनिल सर और अनिकेत सर दोनों लोग मैथ पढ़ाएंगे। हर संडे को हम इंग्लिश का 3 दिन प्रोज पोर्शन और 3 दिन ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे। इंग्लिश जो मैथ होता है आपको पर डे 2 वीडियो, एक वीडियो फर्स्ट पार्ट का और एक वीडियो सेकेंड पार्ट का मिल जाया करेगा। और हर संडे को दोस्तों, हर संडे को इस चैनल पे
अनसॉल्व पेपर 2022 के एग्जाम के लिए करवाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर सब सॉल्व कराया जाएगा, तो आप चैनल पे बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने 5वां पैराग्राफ। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन। दैट मतलब वह, उस रात, जिस रात ओले की बरसात होती है उस रात की बात की जा रही है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन। वह रात थी मतलब, वाज मतलब थी, सॉरोफुल मतलब उदासी भरी, या कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी रात थी लैंचो के लिए। लैंचो कहता वो रात जो थी लैंचो के लिए बहुत ही बुरी रात थी या बहुत उदासी भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। दोस्तों जो फॉर नथिंग होता है ये एक प्रकार का फ्रेज है, फॉर नथिंग, जिसका अर्थ होता है बेकार हो जाना, बेकार हो जाना। फॉर नथिंग एक प्रकार का फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बेकार हो जाना। तो लैंचो कहता है ऑल आवर वर्क, हमने इस फसल को उगाने के लिए जो भी मेहनत की थी वो सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स, दोस्तों ये जो देयर्स लिखा है देयर, ये जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो पूरा भाव होता है वो होता है देयर प्लस इज। इन दोनों को मिला के इसको देयर्स लिखा जाता है। देयर्स नो, देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो मतलब कोई, वन मतलब एक, वो मतलब जो कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। तो लैंचो कहता है, क्योंकि लैंचो का घर पहाड़ी पे होता है तो इसलिए लैंचो कहता है कि यहाँ तो कोई ऐसा है भी नहीं जो हम लोगों की सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और दोस्तों जो वी विल लिखा है, वी, इसका जो होगा पूरा फॉर्म होगा वी प्लस विल, इन दोनों को मिलाकर ऐसा लिखा जाता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग को भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लेंचो की जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और लेंचो एक किसान है, तो उसके पास फसल या खेती के अलावा कोई और आय का दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए, और क्योंकि वो पहाड़ी में रहता है तो उस पहाड़ी में उसका अकेला घर होता है, तो इसलिए लेंचो कहता है कि यहाँ पे तो कोई ऐसा है भी नहीं जो हम लोगों की सहायता कर सके, इस वर्ष हम लोग को भूखा ही रहना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना आखिरी पैराग्राफ, आज के लिए आखिरी पैराग्राफ होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अब आगे लेखक कहते हैं बट, लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु मतलब जो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन द सॉलिटरी। दोस्तों जो सॉलिटरी शब्द लिखा है SOLITARY, इसका अर्थ होता है अकेला, अकेला या एकांत। ये स्पेशली प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही कहा जा रहा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, वो मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन द सॉलिटरी हाउस, अकेले या एकांत घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में। तो लेखक कहते हैं कि उस पूरी घाटी के बीच में एकांत घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, अब सिर्फ एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब भगवान इनकी सहायता करे। लेखक कहते हैं कि जो उस पूरी घाटी में एक अकेले घर में जो भी लोग रहते थे, अब उन सभी के दिल में सिर्फ एकमात्र उम्मीद है कि अब भगवान इनकी कुछ सहायता करें। डोंट बी अपसेट, लेंचो कहता है डोंट बी अपसेट, इतने उदास मत हो, इवन जो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो कहता है कि इतने उदास मत हो। लेंचो अपने घर, क्योंकि लेंचो जो होता है वो घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया ही परेशान हो, उदास हो या कमजोर पड़ जाए तो घर के बाकी सदस्यों का क्या होगा। तो इसीलिए लेंचो अपने आप को संभालते हुए अपने परिवार को संभालता है और कहता है डोंट बी अपसेट, इतने उदास मत हो, इतने उदास मत हो, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश प्रतीत होता है। लेंचो कहता है डोंट बी अपसेट ऑल्दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर, याद रखो। लेंचो कहता है
इतने उदास मत हो, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश प्रतीत होता है। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही कहते हैं। दैट्स व्हाट मतलब यही है, दैट्स व्हाट मतलब जो, दे मतलब यहाँ पे दे जो है वह प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे दे का वे नहीं बल्कि सब लोगों से है। हाँ, सब लोग तो यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। लेचो कहता है, कितने उदास मत हो, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश लग रहा है, प्रतीत होता है, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। हाँ, कम से कम सब लोग तो यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। तो चलिए अब आज की हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। अब इसके आगे का जो भी पैराग्राफ होगा उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन हम अगले क्लासेस में देंगे, और जो व्याख्या समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम आपको इसके जो अर्थ है, क्योंकि बोर्ड में जो एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें ये 5 नंबर पे पूछा जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके बारे में क्या है वो कैसे लिखेंगे, और इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉग आंसर, एंटोनिम, सिनोनिम, आपको सब कुछ दिया जाएगा इस क्लासेस पे। तो चलिए अब हम अलविदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।